हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आज आपको वीडियो पसंद आती है, लेक्चर समझ में आता है, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। आज हम अपने सेकंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश द चैप्टर एज वेल। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था शॉक थेरेपी के बारे में कि शॉक थेरेपी क्या थी। जो कंट्रीज थी यूएसएसआर की, वो अपने आप को क्या कर रही थी, ट्रांजिट कर रही थी फ्रॉम देयर अथॉरिटेरियन सिस्टम, फ्रॉम देयर कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म सिस्टम टू डेमोक्रेसी एज वेल एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस शॉक थेरेपी का क्या कॉन्सिक्वेंस रहा कि जो ये 15 कंट्रीज थी यूएसएसआर की, जो उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। याद रखना, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका ओवरऑल नेगेटिव इफेक्ट ही रहेगा। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ 6 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहते हैं कि जो शॉक थेरेपी था दैट प्रूव्ड टू बी अ रियल शॉक फॉर द सोवियत इकोनॉमी। यहां पर क्या रहा, इन इकोनॉमीज का, जो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज थी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। कैसे? नंबर 1, सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस। अभी तक हमने ये देखा था कि जो यूएसएसआर की कंट्रीज थी, ये सब की सब कम्युनिज्म को मानती थी या फॉलो करती थी। तो कम्युनिज्म में क्या था कि जो सारे के सारे रिसोर्सेज होंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, दे विल बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो अभी तक जो गवर्नमेंट के हाथ में था, अब हमें क्या करना है, कैपिटलिज्म को लेकर आना है। इसका मतलब हमने प्राइवेट ऑनरशिप करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं उनको सेल किया जाएगा। अब तो क्या हुआ, नंबर 1 पॉइंट से इज द कोलैप्स ऑफ द स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जितनी भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज थी वो सब क्या हो गई, कोलैप्स हो गई, उनको सेल कर दिया गया, बंद हो गई वो सब की सब। हाई स्केल प्राइवेटाइजेशन टुक प्लेस। मतलब क्या था, इन्होंने ना लोगों को ना बहुत वाउचर्स वगैरह मतलब दिए गए लोगों को कि आप क्या करोगे, आप अपनी कंट्री के उनको जो ये पब्लिक एंटरप्राइजेज है, आप उनको बाय करोगे, यू विल बाय देम यूजिंग दीज वाउचर्स। ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो जो कंपनीज हैं वो हमारी कंट्री के ही लोगों के हैंड्स में रहेंगी। तो हाई स्केल प्राइवेटाइजेशन वाज सपोज टू बी डन। ऑक्शन किया गया स्टेट ऑन इंडस्ट्रीज का, लेकिन जो लोग थे उन्होंने उन वाउचर्स का पैसा जो था वो अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए किया, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो था नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे, दे वर सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस, लाइक दे वर एट द नेग्लिजिबल कॉस्ट। अभी तक जिनकी वैल्यूज इन करोड़ हुआ करती थी, आज उनकी वैल्यू क्या थी, बहुत ही नेग्लिजिबल रह गई थी। एंड दस इट इज नोन एज लार्जेस्ट गैराज सेल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी जो इंडस्ट्रीज को जो सेल किया गया था वो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर किया गया था। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू थी इनकी बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। ऑल्सो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। जो रशियन करेंसी थी उसकी वैल्यू में भी क्या हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। वाई? क्यों? क्योंकि अब हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि जो करेंसी जो थी वो कन्वर्टिबिलिटी होगी वहां पर, मतलब हमारी इकोनॉमी की करेंसी को क्या किया जाएगा, वर्ल्ड की करेंसीज के साथ रिलेट किया जाएगा। तो आपको पता ही है, यूएस डॉलर के टर्म्स में हम लोग अपनी करेंसीज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रशिया की करेंसी थी वो क्या थी, वो बहुत 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 ज्यादा डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों के पास जितना भी पैसा रखा हुआ था, दैट प्रूव्ड टू बी इनसफिशिएंट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। लोगों की जो सेविंग्स थी, लाइक अगर आपको एक ब्रेड का पीस भी बाय करना है, फॉर दैट यू नीड अ ट्रक ऑफ मनी, या उसके लिए आपको इतना ह्यूज अमाउंट चाहिए कि आपकी सेविंग्स जो है वो एक ही बार में फिनिश हो गई। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया और जो लोग थे दे वर यू कैन से थ्रोन इनटू
पॉवर्टी, वो क्या हो गए, पुअर होते गए। मिडिल क्लास, हाई क्लास पीपल जिनकी सेविंग्स एक एक मिनट, एक एक दिन में फिनिश हो गई, वो अब क्या होने लग गए, पुअर होने लग गए। ऑल्सो देयर वॉज इम्पोर्ट ऑफ फूड। अभी हमने पढ़ा था इसके फीचर्स में क्या कि जो कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था वो क्या हो गया, फिनिश हो गया। दैट वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय द प्राइवेट फार्मिंग सिस्टम एंड द कैपिटलाइजेशन, मतलब हर चीज अब क्या की जाएगी, मैकेनाइज्ड की जाएगी, लोगों को जॉब्स नहीं दी जाएगी, मशीनरी की हेल्प से काम किया जाएगा। तो डेफिनेट है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आएगी। लोगों के पास क्या था, जो पहले ये कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था, बहुत सारे खेतों को आप इकट्ठा करके क्या किया करते थे, क्रॉप्स ग्रो किया करते थे। अब प्राइवेट सिस्टम होगा, प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो फूड सिक्योरिटी जो थी इट वाज नॉट देयर। और इसकी वजह से क्या करना पड़ रहा था, इनको फूड को भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से रशिया की रियल जीडीपी जो हो गई वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन हो गई, गिर गई बहुत ही ज्यादा। और इनके पास, क्योंकि उनको अभी तक उनको ये था कि हमें क्या करना है, हमें अपनी कंट्री को रूल करना है यूजिंग दैट कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट था ही नहीं। देवर क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन तो वो थे ही नहीं कि उनके बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस हो, तो कोई ट्रेडिंग स्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उनके पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। नेक्स्ट, नो सोशल वेलफेयर। हमने क्या एक लेक्चर में पढ़ा था कि वहां पर जो था ना वो वेलफेयर का सिस्टम था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या किया करती थी, सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन आने की वजह से क्या हो गया, कोई सोशल वेलफेयर का सिस्टम नहीं रहा, तो गवर्नमेंट की सारी सब्सिडीज को विड्रॉ कर लिया गया। अब गवर्नमेंट की सब्सिडीज को विड्रॉ कर लिया गया तो डेफिनेट है जो पैसा आपके बिहाफ पर अभी तक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी वो पैसा अब आपको खुद देना पड़ेगा। इसका मतलब आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास वो पैसा पे करने के लिए नहीं है, यू विल बी पुअर। आपके पास क्या है, पैसा नहीं है, तो आप पॉवर्टी की तरफ जा रहे हो। मिडिल क्लास पीपल थे, दे वर शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी, मतलब जिनका स्टेटस जो इकोनॉमी में टॉप या फिर मिडिल लेवल की कैटेगरी में हुआ करता था, अब उनका जो स्टेटस था वो ऑलमोस्ट बॉर्डर तक पहुंच चुका था। और कुछ जो अकेडमिशियंस हुआ करते थे या जो इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, जो कुछ एजुकेटेड सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उन लोगों ने क्या करा, अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया एंड दे माइग्रेटेड, वो वहां से माइग्रेट हो गए। एंड न्यू माफिया इमर्ज्ड, यहां पर क्या हुआ, नया माफिया इमर्ज्ड हो गया जो कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगा, क्योंकि ऑपोजिशन थी नहीं। जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी वो डिसइंटीग्रेट हो गई, तो कंट्री को रूल कैसे करेगा। बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्रीज में आ नहीं सकती, क्यों, क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं ना कि हमारी कंट्री में वॉर हुआ और जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर शांति बनाने के लिए उनको आना पड़ा। लेकिन तो इसका वो कहते हैं ना, मौके का फायदा उठाया किसने, कुछ इंटरनल पावर्स ने, और उन्होंने क्या करा, इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और एंड द लास्ट पॉइंट सेज ग्रेटर डिस्पैरिटी। सिंस द प्राइवेटाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, डेफिनेट है प्रॉफिट मोटिव होगा, जिसके पास पैसा होगा वो आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो पीछे रह जाएगा। and thus the divide between the rich and the poor section of the society got increased, got widened, और भी ज्यादा क्या हो गया, उनके बीच का गैप इंक्रीज हो गया। ओके अब यहाँ पर ना दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दो दे डू नॉट बिलोंग टू एनी काइंड ऑफ हेडिंग, बट येस दीज आर इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन अदर कंट्रीज ऑफ यूएसएसआर। तो अब उन्होंने क्या करा, सिंस दे वर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी जो है उनको कहती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ अपना, ठीक है, अपनी कंट्री को रूल करने के लिए प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएं। लेट्स सी दैट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फॉर्म्ड देयर। अब ये कहते हैं कि वहां पर कैपिटलिज्म के ऊपर इतना ज्यादा डिस्कशन चल रहा था, लोगों का ध्यान उसकी तरफ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था या डेमोक्रेसी था उसकी तरफ कोई अटेंशन, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी।
और जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा रहा था दैट वाज डन इन अ हरीड मैनर, बहुत जल्दी जल्दी किया जा रहा था, बस जल्दी से जल्दी करो और ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसके ऊपर फुल स्टॉप लगाओ ताकि हम एक नॉर्मल लाइफ को लीड कर सकें। अब आपको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स लगे थे बनने में, लेकिन यहाँ जो इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस तरह से कुछ नहीं करा, कोई डिस्कशन नहीं करा, किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाई गई, दैट वाज जस्ट डन। क्या किया, जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे जैसे प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को मतलब अपने आप को इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेते थे, क्योंकि पार्लियामेंट के पास तो पावर्स ही नहीं हुआ करती थी, और वो अपने हाथ में इतनी सारी पावर्स रख लेते थे कि पार्लियामेंट जो था वो चाहते हुए भी क्या नहीं कर सकता था, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, अगेन अ काइंड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म वाज डेवलपिंग। लैक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अब आपको पता है देयर आर बेसिकली 3 मेन पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, वैसे तो 4 भी होते हैं कहा जाता है, अभी बात करते हैं। जो डेमोक्रेसी होती है उसमें क्या क्या होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेटिव पार्ट जो क्या करता है, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। जुडिशियरी जो होती है वो क्या करती है, मतलब न्याय करती है, जस्टिस करती है। ये जो हमारी कंट्री में क्या है, देयर इज अ काइंड ऑफ चेक एंड बैलेंस सिस्टम। 4th पिलर जो होता है, वैसे आजकल वो जो दिया गया है वो मीडिया को दिया गया है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा जो एग्जीक्यूटिव था वो अपने आप को क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जाती थी। लेजिस्लेटिव पार्ट था हमारा बहुत वीक हुआ करता था, इसके पास बहुत ज्यादा पावर थी। जुडिशियरी वाज नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, ये तो अभी थी ही नहीं। तो एग्जाम्पल दिया गया कि कौन कौन सी कंट्रीज में ऐसी चीजें चल रही थी, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। डू रिमेंबर द 15 कंट्रीज नेम, बहुत जरूर याद रखना कि जो यूएसएसआर था वो कौन सी 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में ब्रेक हुआ था, उन 15 कंट्रीज के नेम्स जरूर याद रखना। अभी क्या हुआ, अब ये इकोनॉमीज में क्या चल रहा था, बहुत ही ज्यादा हसल एंड बसल चल रहा था। तो अब इन इकोनॉमीज में पॉवर्टी बहुत ज्यादा होने लग गई, ठीक है। अब इन इकोनॉमीज का रिवाइवल कैसे हुआ, इन इकोनॉमीज का रिवाइवल स्टार्ट होने लगा अप्रोक्सीमेटली 10 इयर्स के बाद, व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंट हुए वो 1991 में। तो 10 इयर्स के बाद अराउंड 2000s में जब वो आए तो उनकी जो इकोनॉमीज थी वो रिवाइव होने लगी। कैसे, क्योंकि हमें पता है इनके पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, कैसे कैसे, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया, एंड यू नो वेरी वेल दीज प्रोडक्ट्स दे आर डिमांडेड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इनकी जो डिमांड होती है कभी खत्म नहीं होती, टाइम के साथ इन चीजों की डिमांड जो है वो इंक्रीज होती रहती है। तो दीज आर बेसिकली द एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमीज, इनके पास अपनी कैपेसिटी से ज्यादा क्या होगा, ये रिसोर्सेज होंगे, तो इनको ये क्या करेंगे, बाहर की दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज इन रिटर्न। एग्जाम्पल, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके अलावा कुछ कंट्रीज थी जहां से जो ये नेचुरल रिसोर्स, जैसे ऑयल है, अब ऑयल जो है वो कैसे दिया जाता है, कुछ पाइपलाइंस के थ्रू जाता है। अब पाइपलाइंस जिस जिस कंट्री से होकर जाएंगी उन कंट्रीज को रेंट भी मिला करेगा, ठीक है। और कुछ इन कंट्रीज में क्या होने लग गया, मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट होने लग गई, जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमीज थी वो क्या होने लग गई, डेवलप होने लग गई, राइट। इन इकोनॉमीज का क्या हुआ, रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया। ओके, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हमने ना अभी रिसेंट में अजरबैजान के बारे में कुछ डिस्कस करा था। अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखा है तो डू आंसर मी दिस क्वेश्चन कि अजरबैजान जो था वो किस समिट से रिलेटेड है। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बात करते हैं कि आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो सोवियत रिपब्लिक्स
थे, जो फॉर्मर सोवियत यूएसएसआर की कुछ कंट्रीज थी, वहां पर क्या चला करता था, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा करती थी, टेंशंस रहा करती थी। मतलब जो ये है वो एक पीसफुल जगह नहीं थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू. Let us discuss about the countries where the conflicts and tension was there before getting disintegrated and after getting independence. तो जो 2 रिपब्लिक्स थे इन रशिया, उन्होंने सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की बात कही रशिया से, दैट हम अब रशिया का पार्ट नहीं बनना चाहते। और जो ये मूवमेंट्स थे दे टर्न्ड वायलेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ इसमें। और जो सेपरेटिस्ट थे, मतलब जो अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहते थे, लेकिन जो रशियन गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ये यहाँ से क्या हो, सेपरेट हो, तो इनके बीच में क्या होगी, एक वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट हो गई। और उस वॉर को सप्रेस करने के लिए जो रशिया था उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्टेप्स उठाए, एंड इसकी वजह से इनको वर्ल्ड लेवल पर भी क्रिटिसाइज किया गया। व्हाट वर दोज हार्ड स्टेप्स, इन्होंने बॉम्बिंग्स की इन रीजन में, जहां पर क्या हुआ, मास किलिंग हुई, बहुत ही ज्यादा, मतलब इनोसेंट पीपल दे वर बीइंग किल्ड बाय रशियन, सिर्फ किस लिए कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनका मूवमेंट है अपने आप को इंडिपेंडेंट करने का, सिसीड करने का फ्रॉम रशिया, वो स्टॉप हो जाए। नेक्स्ट तजिकिस्तान की बात करते हैं ये लोग, कि जो तजिकिस्तान था वहां पर भी क्या हो रहा था, एथनिक वॉर या सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक ही कंट्री की कम्युनिटी में क्या हो जाए, अलग सेपरेट सेपरेट कम्युनिटीज में वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो उसको सिविल वॉर किया बोला जाता है, ठीक है। वो भी वहां पर 1991 में स्टार्ट हुआ, जैसे ही ये लोग डिसइंटीग्रेट हुए, एंड इट कंटिन्यूड फॉर 10 years अप टू 2001। और इसके पीछे का कॉज किया जाता है कि वहां पर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं हुए थे, रिजल्ट जो थे वो लोग उनसे सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको क्या बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा था, और वो जो था वो एक सिविल वॉर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। एंड थर्ड दे आर टॉकिंग अबाउट जॉर्जिया, ठीक है, वहां पर भी क्या हुआ, सेसेशनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये भी अपने आप को क्या, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट होने का मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसके 2 प्रोविंसेस के थ्रू। और यहाँ पर भी क्या रहा, मतलब जो प्रोसेस था दैट वाज आल्सो अ पेनफुल प्रोसेस, जिसको एक सिविल वॉर की फॉर्म में अपने आप को उसने चेंज कर लिया। तो आप ये देखिए कि इन रीजन्स में एक प्रॉब्लम थी कम्युनिज्म की, एक प्रॉब्लम थी कैपिटलिज्म, प्राइवेट, मतलब ये प्रॉब्लम एक अलग थी, और उसके अलावा क्या थी कि इनसे जो थी वो मतलब अपने आप को सिसीड करना चाहते थे, वो अपने आप को सेपरेट करना चाहते थे। इसके अलावा अज़रबैजान है, यूक्रेन है, किर्गिस्तान है, कुछ कंट्रीज में रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हैं जो आज भी क्या है, अनसेटल्ड है। लेकिन इसके ऑन द अदर हैंड जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उनमें क्या था, उनमें कुछ अलग ही इंटरेस्ट था। जैसे कि देखते हैं, ये जो रिपब्लिक्स थे, ये अभी हमने बात करें, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच थे ये। इनकी जो कंट्रीज हुआ करती थी, नेबरिंग कंट्रीज, रशिया हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, एक साइड इनके वेस्ट एशिया आ गया, ठीक है। तो इनका जो था ऑलमोस्ट थोड़ा सा पीसफुल था। अब इसमें क्या रहा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में यूएस का अपना इंटरेस्ट था। जब इसमें 9/11 का अटैक हुआ और इसको पता चला कि जो तालिबान है वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है, तो इसने यूएस ने क्या कहा, यूएस ने कहा कि सेंट्रल एशिया में मुझे अपने बेस बनाने हैं, ताकि क्या हो, जब हम इराक, अफगानिस्तान वगैरह पर अटैक करें तो क्या हो, हमारी जो नेवल बेसिस है वो यहाँ पर हो, या यहाँ से हमें हमारे प्लेन्स को फ्लाई करने की परमिशन मिल जाए, हम आसानी से यहाँ पर क्या कर सके, बिना किसी प्रॉब्लम के अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट कर सके। लेकिन रशिया जो था वो सोचता था कि ये जो रीजन है ये मेरे नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं, तो इनके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। क्यों, क्योंकि कहते हैं ना, पड़ोसी जो है वो आपके हमेशा सबसे पहले पड़ोसी आपके काम आते हैं। तो उसको लगता था कि अगर यूएस यहाँ पर अपना बेस बना लेगा तो मेरे लिए खतरा हो जाएगा,
दैट इज वाई रशिया चाहता था यहां पर अपना वो बनाना, और जो चाइना था उसको यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि चाइना जो था वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर उसको नेचुरल रिसोर्सेज क्या मिल जाते, बहुत ज्यादा मिल जाते। तो उसने भी यहाँ पर क्या दिखाया, अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे भी क्या करना है, मुझे भी अच्छे रिलेशंस इसके साथ बनाने हैं। और उन्होंने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया इन कंट्रीज के साथ, और सेटल होने लग गए वो लोग भी यहाँ पर। और ईस्टर्न यूरोप में क्या चल रहा था, ईस्टर्न यूरोप में जैसे चेकोस्लोवाकिया है, इनके बीच में पीसफुल स्प्लिट हो गया था, चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, ये सेपरेट सेपरेट हो गए दोनों अपने आप से। लेकिन युगोस्लाविया, इसके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा वायलेंस हुआ, ये अपने आप में ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जैसे क्रोएशिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, एक्सेट्रा, राइट। तो ऐसे रशिया में प्रॉब्लम्स थी, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ये चल रहा था, और ईस्टर्न यूरोप में ऐसा चल रहा था। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। एज यू नो वेरी वेल कि इंडिया जो है, हम थोड़ा पीसफुल हैं, हमें वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं, हम महात्मा गांधी जी को फॉलो करते हैं जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, तो हम भी नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं। हमारे रिलेशंस जो है सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ अच्छे थे, लेकिन हमारे सबसे बेस्ट रिलेशंस थे किसके साथ, रशिया के साथ। आपको पता ही है, हमने इनके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी 1971 में, जिसमें ये माना जाता था कि इंडिया जो है उसने इनडायरेक्टली किसको क्या कर लिया है, ज्वाइन, सोवियत ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया है, बट इंडिया ने अपने रीजंस दिए थे फॉर दैट। अब ये कहते हैं इंडिया जो है इसके रिलेशंस रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं, और रादर अच्छे थे उस टाइम पीरियड पे। क्यों? सबसे पहले रशिया और इंडिया जो था ना, उनके ना कुछ विजन थे जो वो कहते हैं ना, सिमिलर नेचर अगर किसी इंसान का होता है तो वो क्या रह जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। ये दोनों कंट्रीज जो थी वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के उसमें फेवर में थी, जैसे व्हेन द यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड नाउ, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि यूएस जो था वो डोमिनेंट पोजीशन में आ गया, लेकिन वो नहीं चाहता था कि, ये दोनों कंट्रीज थी जो नहीं चाहती थी कि यूएस डोमिनेंस में आए। ये दोनों क्या चाहते थे, ये दोनों चाहते थे कि एक मल्टीपोलर सिस्टम हो, मतलब सारी की सारी कंट्रीज, बहुत सारी पावरफुल कंट्रीज का क्या हो, कोएग्जिस्टेंस हो, राइट। ऑल्सो कलेक्टिव सिक्योरिटी। अब ये कहते हैं कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब कोई भी थ्रेट आता है, कोई भी डेंजर आता है, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री को ना लेकर क्या होना चाहिए, उसको हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें भी एट प्रेजेंट कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो वो सिर्फ एक कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा, इट इज अफेक्टिंग the you can say most of the countries of the world। तो इसकी जो वैक्सीन डेवलप की जा रही है वो सिर्फ एक कंट्री के थ्रू वैक्सीन डेवलप नहीं की जा रही है, वी आर फाइटिंग टुगेदर अगेंस्ट दिस डिजीज। तो वो भी यही चाहते थे कि हमें क्या रखनी चाहिए, हार्मनी रखनी चाहिए विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेटर रीजनलिज्म होना चाहिए, मतलब क्या है, आपको जैसे अब हम सोचते हैं ना रीजन वाइज डेवलप, सिर्फ अपनी कंट्री को फोकस मत करो, रीजन वाइज डेवलप। जैसे अब आगे हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, जैसे यूरोपियन यूनियन होगा, सार्क है, आसियान है, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुपिज्म होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर फोकस ना करके रीजन के ऊपर फोकस किया जाता है। नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। अगर किसी भी कंट्रीज की आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उसको सॉल्व करने का कौन सा तरीका होना चाहिए, वायलेंस ना होकर हमें क्या करना है, नेगोशिएशन करना है, बातचीत, टॉक्स के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऑल्सो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी हर एक कंट्री के साथ हमारी, मतलब मेरी एक कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी दूसरी कंट्री के साथ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे मेरी यूएस के साथ फॉरेन पॉलिसी कैसी है और मेरी चाइना के साथ फॉरेन पॉलिसी कैसी है, ऐसा नहीं है कि चाइना और यूएस जो है एक दूसरे के एनिमी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यूएस को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हम चाइना को नहीं देंगे, या यूएस हमारे साथ अच्छा है तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा कुछ नहीं करना। हम अपनी इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसीज को क्या करेंगे, परस्यू करेंगे, जो हमारे और उनके रिलेशंस को क्या करे, फर्दर स्ट्रेंथन करे।
एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग होगी किनके थ्रू, अलग अलग जो यूनाइटेड नेशंस जैसे हमारी बॉडीज हैं इनमें हमारा भी क्या होगा, पार्टिसिपेशन होगा। नेक्स्ट, रिलेशंस जो थे इंडिया और रशिया के बीच में वो क्या थे, दे वर बेस्ड ऑन अ हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, दे आर मैच्ड बाय पॉपुलर परसेप्शन। हम दोनों जो थे वो, हमारे जो रिलेशंस थे वो एकदम से पोस्ट 1991 नहीं बने थे, हमारे जो रिलेशंस थे वो कोल्ड वॉर के बाद से भी थे। क्यों? क्योंकि रशिया जो है ऑलमोस्ट हमारा नियर नेबरिंग कंट्री आ जाती है, तो हमारा एक दूसरे पर विश्वास जो था, हमारे जो कॉमन इंटरेस्ट जो थे वो हमारे रिलेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते थे। नेक्स्ट, इंडिया जो था उसको रशिया के साथ फ्रेंडशिप का क्या मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स या पॉजिटिव रिजल्ट मिला इन द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल जब हमारी कश्मीर के साथ जो हमारी लड़ाई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर को लेकर, तो रशिया ने क्या करा था, इंडिया को सपोर्ट किया था। नंबर 2, जब भी हमें जरूरत पड़ी थी, हमारे क्राइसिस आया था, एनर्जी क्राइसिस, रशिया ने हमारी हेल्प भी करी थी और हमारी जो पेमेंट थी वो उन्होंने किस में, इंडियन रुपीज में ली थी, ना कि फॉरेन करेंसी में, जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कम था। क्योंकि आपको याद है 1991 में इंडिया ने भी एलपीजी पॉलिसी लेकर आए थे ना, हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो रशिया जो है इट केम टू आवर रेस्क्यू और उन्होंने हमारी हेल्प करी थी। ऑल्सो शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, अगर कोई ऐसा टेररिस्ट है जिसने इंडिया में कोई प्रॉब्लम करी है और वो रशिया में है, तो रशिया हमारे साथ कोलैबोरेट करता था। सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने में रशिया हमारी हेल्प करता है, मतलब हम उसकी टेरिटरी से जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसने मतलब चाइना के साथ हमारे रिलेशंस को बैलेंस रखने में हेल्प करी है, ना ये चाइना की तरफ बहुत ज्यादा झुका हुआ है, ना इंडिया की तरफ, मींस इट वाज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ऑल्सो रशिया, उसको भी हमारे साथ रिलेशंस मेंटेन करने का पॉजिटिव रिजल्ट मिला। कैसे? इंडिया जो है वो रशिया का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, मतलब हमारे यहाँ के जितने भी, हमारे यहाँ से हम जो डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बाय करते हैं, तो रशिया से हमारा मोस्ट ऑफ द क्या आता है, न्यूक्लियर वेपन्स हमारे वहां से आते हैं। उसके अलावा हमारे जो हार्डवेयर्स हैं वो भी हम क्या करते हैं, रशिया से बाय करते हैं। तो रशिया जो है हमारे को इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसको बदले में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मिलता है इंडिया से। ऑल्सो अभी ये पॉइंट हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि ऑयल क्राइसिस के ड्यूरिंग जो है रशिया ने हमारी हेल्प करी थी। हम अपना एनर्जी इंपोर्ट भी रशिया, रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। उसके अलावा रशिया जो है वो हमारे इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्लान्स में भी इंपॉर्टेंट है। हमारे को रशिया ने क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट जो थे मिसाइल्स में लगाए जाते हैं, ये जो इंडिया है हमने बहुत ट्राई किया था इनको बनाने के लिए, लेकिन हम बना नहीं पाए थे, वी लाइक गॉट फेल्ड मेनी टाइम्स। तो रशिया ने हमारी हेल्प करी, उन्होंने हमें ये क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड भी करे, रॉकेट्स प्रोवाइड करे, ताकि हम क्या कर सकें, हम अपने सैटेलाइट मिशन को कंटिन्यू रख सकें। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल है जो हम इसके साथ बना रहे हैं रादर अभी भी, जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं जो ये, तो उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रशिया जो है वो हमारे को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ओके, इसके अलावा भी रशिया के साथ एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया जो है उसके रिलेशनशिप बताओ सोवियत यूनियन के साथ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। तो हमने अभी बात करी कि रशिया और इंडिया के रिलेशन पोस्ट 1991 ना बनके उससे पहले भी थे, उससे पहले भी हमारे रिलेशंस इंडिया इसके साथ अच्छे थे। तो लेट अस टॉक अबाउट इन डिफरेंट एस्पेक्ट, इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस एंड कल्चरल रिलेशंस। नंबर 1 पॉइंट सेज इकोनॉमिक रिलेशन। अब इकोनॉमिक, सीधी सी बात है, पैसे की टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री के जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनको रशिया ने क्या करा, असिस्टेंस प्रोवाइड करी जब भी हमें जरूरत पड़ी।
किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मनी की फॉर्म में है, टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब अगर हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, क्योंकि हमें पता है रशिया जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस है इंडिया से, तो जब भी हमें उसकी टेक्नोलॉजी की भी हेल्प पड़ी तो उसने हमारे स्टील प्लांट्स वगैरह हमने जो लगाए थे अपने भिलाई में, बोकारो में, उसके अलावा जो हमारे मशीनरी प्लांट्स हैं भेल, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वहां पर भी इसने क्या करा, रशिया ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी। इसके अलावा उन्होंने इंडियन करेंसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इंडियन करेंसी में उन्होंने हमसे पेमेंट रिसीव करी, फॉरेन एक्सचेंज में उन्होंने हमसे पेमेंट, फॉरेन करेंसी में उन्होंने हमसे पेमेंट नहीं ली थी। इसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशंस हमारे कैसे हैं, अभी हमने पीछे वाले पॉइंट में भी पढ़ा था कि जो रशिया है उसने हमें कश्मीर इशू पर भी सपोर्ट किया था। इंडो पाक वॉर 1971 में जब बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसमें भी रशिया ने हमें सपोर्ट किया था, हेल्प की थी, तभी हमने इसके साथ इंडो रशिया जो हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी वो साइन की थी। इसके अलावा इंडिया जो है उसने भी रशिया को इनडायरेक्टली क्या किया था, बहुत सारे पॉइंट्स पर सपोर्ट किया था। नेक्स्ट, मिलिट्री रिलेशंस, अभी हम बात कर ही चुके हैं कि जो रशिया है वो हमारे लिए क्या है, आर्म्स की एक बहुत बड़ी, रशिया के लिए हम आर्म्स की एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमें क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है मिलिट्री हार्डवेयर्स। उसके अलावा हमने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करे हैं कि हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्या करेंगे, इंडिया में ही आकर बनाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी, वो उसमें हम क्या करेंगे, इंडिया में ही हम उसको बनाएंगे। इसके अलावा हमारे कल्चरल रिलेशंस भी इसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। कैसे कि जो हमारी इंडिया की हिंदी फिल्म्स हैं या हमारा इंडिया का जो कल्चर है, दैट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर इन द सोवियत यूनियन। बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं वो भी यूएसएसआर में गए थे। हमारी यहाँ की बॉलीवुड मूवीज़ को भी वहाँ पर दिखाया जाता है। वो यहाँ के बहुत सारे पॉपुलर एक्टर्स से क्या है, मतलब दे नो देम वेरी वेल, राइट। तो इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी आपको पता है जैसे धीरे धीरे सिचुएशंस जो है वो चेंज होती जा रही हैं, लाइक कोई भी रिलेशन जो है वो परमानेंट नहीं रहता है। तो इन द रीसेंट पास्ट अभी हमारे रिलेशंस जो थे रशिया के साथ थोड़े बहुत क्या हुए थे, खराब हुए थे, बट येस वी आर ट्राइंग टू बैलेंस दीज रिलेशंस। क्यों? क्योंकि हमें कहीं मतलब पॉलिटिकल ग्लोबल लेवल पर हम भी क्या चाहते हैं, हम भी अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक बैलेंस बिटवीन चाइना, रशिया एंड अमेरिका। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दीज चैप्टर्स, दो हमने इनको टॉपिक वाइज डिस्कस नहीं किया है, बट आपको थोड़ा बहुत इनके ऊपर काम करना है। तो डू राइट देयर आंसर्स इन योर आंसर notebook, or you can write them in the comment section if you want to get them checked by me. Okay, so the questions are these questions they have been asked in the previous papers as well, though this question not directly but अभी recent इसी year के एग्जाम में भी वो क्या था, पूछा गया था। The question says, if the Soviet Union has not disintegrated, अगर सोवियत यूनियन 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज में टूटता नहीं और आज भी 2 पावर ब्लॉक्स होते, मतलब जो वर्ल्ड है वो आज भी बाइपोलर होता, how would that situation have affected the world politics? राइट, उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस तरह से इफेक्ट करना था, क्या सिचुएशन होती वर्ल्ड में। ओके, उसके अलावा बर्लिन वॉल है। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर आपको ये बर्लिन वॉल का टॉपिक मिलेगा, राइट। जो हमारा कोल्ड वॉर था उसके पीक टाइम पीरियड पर ये बर्लिन वॉर बनाई गई थी। तो एक बार ये देख लेना आप टॉपिक, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम एज वेल। 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके आते हैं ना, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्लिन वॉल इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड दैट वाज बिल्ट इन 1961, और इसको ब्रेक किया गया था ऑन 9 नवंबर 1989। दैट ऑल्सो मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी। इट मीन्स जर्मनी इज द कंट्री जहां पर बर्लिन वॉल जो है वो एग्जिस्ट करती थी। तो बर्लिन वॉल सिंबलाइजेज व्हाट, when was Berlin Wall built
and when it was broken and the country associated with the Berlin Wall. तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है. बाकी इसमें से बड़े क्वेश्चंस लाइक 4 मार्क का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं या फिर 6 मार्क का क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है. तो डू प्रिपेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पॉइंट एज वेल. होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you and have a nice day.